गुड मॉर्निंग क्लास। मैं प्रियंका और आप मेरे साथ समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं परिवार पे। ठीक है, तो आज हम परिवार को पढ़ेंगे। परिवार के बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मतलब परिवार एक ऐसी अवधारणा है कि उसके बारे में हम सब जानते हैं। हम सब एक परिवार की उपज होते हैं। तो ऐसा जो है कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं जानते होंगे परिवार के बारे में। तो परिवार के डिस्कशन का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह क्या है? परिवार के डिस्कशन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे ये है कि हम इसे समाजशास्त्री नजरिए से देखेंगे। हम इसे अपने नजरिए से नहीं देखेंगे, क्योंकि हम जो हमारा अपना जीवन है वह परिवार से संबंधित होता है, या परिवार से ही हमारा जीवन निकलता है, परिवार से ही हम निकलते हैं। हमारा विकास होता है, हमारे गुणों का विकास होता है, हमारे चारित्रिक विकास, मतलब हम जो भी हैं वो अपने परिवार की उपज है। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो भी है वह अपने परिवार की उपज है, वह अपने माता पिता की परछाई है, या वह अपने माता पिता की प्रतिच्छाया है। तो लेकिन अब यहाँ हम परिवार को समाजतांत्रिक नजरिए से देखेंगे। ठीक है, तो परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि परिवार जो है आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन रखता है? तो आप कहेंगे कि निश्चित तौर पे जो है वह हमारा परिवार है। निश्चित तौर पर आपके माता पिता हैं। और आगे चल के परिवार के भी दो प्रकार बताए गए हैं समाजशास्त्रीय आधार पे। तो आगे चल के आप परिवार जो है वह दो प्रकार का हो जाएगा, एक जन्म के आधार पे और एक जनन के आधार पे। एक जहां आपने जन्म लिया वह आपका परिवार है, और एक जहां आपने जन्म दिया वह आपका परिवार। परिवार दोनों है, परिवार का स्वरूप दोनों है, मगर उम्र और समय के अकॉर्डिंग एक आपकी जो है परिस्थितियां बदलती रही, आपकी भूमिकाएं बदलती रही, मगर दोनों परिस्थितियों में आप परिवार का अंग रहे। दोनों परिस्थितियों में आप जो है परिवार में आपकी भूमिका रही। कभी आप पुत्र के रूप में रहे और कभी आप एक पति के रूप में रहे, मगर आपकी भूमिका उतनी ही प्रभावी रही। तो परिवार एक ऐसी व्यवस्था है जहां हमारा जन्म होता है। माँ के गोद में ही हम अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखते हैं, या माँ की गोद से ही हम जो है जिंदगी को सीखना शुरू करते हैं। पिता का जो बर्ताव होता है हमारे प्रति, या पिता का जो थोड़ा सा जो अमूनन जो क्या होता है, जो पिता होते हैं वो थोड़ा सा ऐसे होते हैं कि मतलब वो थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते हैं और थोड़े से रूल्स को फॉलो करने वाले होते हैं। और उस उम्र में आपको लगता है कि वो मतलब बहुत आप उसको समझ नहीं सकते, मगर जब आप उसकी जगह आते हैं, जब आप खुद पिता बनते हैं, तो आप उस भूमिका को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। सिर्फ माता पिता ही नहीं, परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी जैसे रिश्ते भी हैं जो हमें बहुत कुछ देते चलते हैं, जो हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाते चलते हैं। लेकिन ये रिश्ते किस आधार पर चलते हैं ये हम समाजशास्त्र में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज परिवार को पढ़ना, जो कि समाजशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और सिर्फ समाजशास्त्र का ही नहीं, ये हमारे जीवन का भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। बिना परिवार के हमारा जीवन संभव नहीं है, और बिना परिवार के हमारा जीवन संभव नहीं है, और कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो बिना परिवार के हो। परिवार का स्वरूप अलग हो सकता है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है या फिर ज्वाइंट फैमिली हो सकती है, मगर फैमिली जरूर होगी। परिवार जो है वह सभी समाजों में अपने रूप के साथ, अपने स्वरूप के साथ विद्यमान है। तो हम जो है चर्चा करेंगे। चलिए, समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते आसपास पे निगाह तो हम रखते ही हैं। तो चलिए थोड़ा सा जो है युद्ध जो हो रहा है यूक्रेन और रूस का, आज
अभी जो है थोड़ी देर पहले मैंने न्यूज़ देखा कि हमारे भारत का एक छात्र नवीन, कर्नाटका का एक छात्र नवीन इसमें मारा गया। देखिए, हालांकि सबसे बड़ी जो अपने देश की जो सबसे बड़ी चुनौती है वह पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन नहीं होती तो ये विद्यार्थी शायद अपने ही देश में रहते, अपने ही देश में एजुकेशन के लिए गए हैं। अब जो सरकारें, अब जो नेता या अब जो विद्वान रोज समाचार पत्रों में लिख रहे हैं कि यूक्रेन में पढ़ाई सस्ती है या यूक्रेन में डिग्री सस्ती है, या जो हमारे यहाँ नीट नहीं निकाल पाए वह यूक्रेन चले गए और वहाँ से एमडी की डिग्री लेके आएंगे, बहुत सारी बातें। मगर सोचिए कि बच्चे अपने देश से बाहर क्यों जाना चाहेंगे? जब यहाँ पे उनको मूलभूत रोजगार नहीं मिलेगा तभी जाना चाहेंगे, जब यहाँ पे रोजगार की गारंटी नहीं होगी। यहाँ पे इतनी मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और गवर्नमेंट इस पे कुछ भी, कोई भी गवर्नमेंट नहीं बोलती है। और देखिए, नारे जब दीवारों पे लिखे जाते हैं तब उनका असर नहीं होता है, लेकिन जब वो दरवाजों पे, जब वो दिल पे लिख दिए जाते हैं तब उनका असर हो जाता है। इसलिए किसी सरकार को आगे आना चाहिए। अगर सरकार नहीं आ रही है तो हम जो व्यक्ति हैं, जो जागरूक व्यक्ति हैं, वह इस दिशा में अपने तौर पे काम कर सकते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वह थोड़ी तो मतलब एक काबू में तो रहे, कि हमारे यहाँ यहाँ पे जो युवा है उसको रोजगार मिल सके या फिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब मिल सके। और रही बात युद्ध की, तो दो जो शासनाध्यक्ष होते हैं वो युद्ध उनका होता है, जो दो शासनाध्यक्ष होते हैं युद्ध उनका होता है। मगर उन युद्ध के बीच में बेचारी वो जनता पिसती है जो युद्ध नहीं चाहती। और वो युद्ध क्यों नहीं चाहती? क्योंकि युद्ध के बाद बचे हुए जो कुछ बचेगा तो उसमें क्या बचेगी? बेचारगी बचेगी और बहुत सारी ऐसी चीजें बचेगी। एक बूढ़ी माँ बचेगी जो अपने बच्चे का इंतजार करेगी, एक बच्चा बचेगा जो अपने पिता को खो चुका होगा, और मतलब बहुत एक ऐसी विध्वंसक स्थितियां होंगी कि वो जो है शब्दों से परे हैं। फिर भी युद्ध चल रहा है और अभी रोज के जो कवरेज आते रहते हैं तो उस पर निगाह देखने से यही लग रहा है कि अभी फिलहाल युद्ध टलने के कोई आसार नहीं है। तो रूस भी जो है बहुत अपनी जिद में अड़ा है और यूक्रेन भी अड़ा है, और बहुत ही मतलब बुरी परिस्थितियां हैं, बहुत उसमें और देशों की भूमिकाएं, यूरोप की और सब चीज़ें हैं, मगर उसमें हमको नहीं जाना है। हाल फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास ये नहीं है कि युद्ध क्या हुआ, ये है कि युद्ध के बाद कैसी सामाजिक स्थितियां हो जाएंगी, व्यक्ति की मनोदशा क्या होगी और समाज की मनोदशा क्या होगी, समाज कितना कुछ खो चुका होगा और व्यक्ति जो है वो कहाँ खड़ा होगा। तो इसलिए जो है युद्ध अच्छा नहीं है किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी परिवार के लिए। परिवार के लिए ही अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि परिवार किसी भी समाज की सबसे प्रमुख इकाई है, सबसे मूलभूत इकाई है। तो ठीक है, अब हम अपने मूल विषय पे आते हैं, हम परिवार पर चर्चा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये युद्ध यही रुक जाए। ठीक है, बहुत हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, और अब इस युद्ध को यही विराम दिया जाए। और लोग अपने अपने एक माइंड को जो एक सेट करके जब बैठते हैं, एकदम से जब आप कंडीशनर होके बैठते हैं कि नहीं हमको इतनी ही बात करनी है, तो फिर वह बातें सफल नहीं होती। एकदम से अनकंडीशनल होके बात करिए और फिर उस मुद्दे को हल करिए। हमारी तो जो है नेताओं को फिलहाल यही चाहिए, जो भी है मतलब, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई आसार नहीं है और कोई मध्यस्थता भी नहीं कर पा रहा है। चलिए, हम उन परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं और अपने वापस टॉपिक पे आते हैं, परिवार पे। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है परिवार। ठीक है, परिवार के बारे में हम जानते हैं। परिवार दो विषम लिंगी व्यक्तियों का समूह है। दो विषम लिंगी व्यक्ति मिलके एक परिवार का निर्माण करते हैं। एक स्त्री और एक पुरुष मिलते हैं और वह परिवार का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि इसमें कुछ विद्वानों
की राय अलग थी। कुछ ने ये कहा कि संतान विहीन परिवार परिवार नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के बेस पे आप मान लीजिए कि एक स्त्री है, उसने एक पुरुष से शादी की, तो बहुत अच्छा उनका अपना जीवन चल रहा है, मगर उनके संतति नहीं हुई, उनके संतान नहीं हुई, तो क्या वह परिवार माना जाएगा? विद्वानों में इस पर चर्चा है। चर्चा हुई कि क्या ये परिवार माना जाएगा? इस परिवार में प्रजनन नहीं हुआ, इस परिवार में समाज को आगे बढ़ा ले जाने की जो परिवार का एक प्रमुख गुण है वो नहीं है, तो क्या ये परिवार है? इस पर चर्चा हुई। तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि ये परिवार है, परिवार है मगर विभिन्न अर्थों में। लॉक महोदय ने ये कहा कि एक स्त्री या एक पुरुष से निर्मित जो एक संस्था है वो परिवार है, और उसमें गोद लिए हुए बच्चे की भी मान्यता है। और बाद में लॉक महोदय ने ही ये बताया कि अगर उस परिवार ने गोद बच्चा नहीं भी लिया है, या फिर अगर उनके संतति नहीं है, या उन्होंने बच्चा गोद नहीं लिया है, तब भी वह परिवार का हिस्सा माने जाएंगे, उनकी वह परिवार माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सबसे प्रमुख बात हो गई। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार जो है वह दो प्रकार के होते हैं। एक न्यूक्लियर फैमिली, मूल परिवार, दाम्पत्य परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, और एक संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली। और जो मूल परिवार होता है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, ये कैसी बनी होती है? न्यूक्लियर फैमिली जो है ये एक पति या पत्नी और उनकी संतानों से मिलकर बनी होती है। इसमें पति पत्नी भी हो सकते हैं, सिर्फ पति पत्नी भी हो सकते हैं, या पति पत्नी भी हो सकते हैं और उनकी संतानें भी शामिल हो सकती हैं। संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार, एक व्यक्ति के 5 बेटे हैं, 4 बेटे, 3 बेटे, 2 बेटे, उनकी पत्नियां, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे, एक बहुत विस्तृत परिवार, एक बहुत बड़ा कुनबा, जैसा पुराने जमाने में हुआ करता था, या जैसा आज भी होम टाउन्स में अक्सर है, एक साथ एक छत के नीचे बहुत बड़ा कुनबा रह रहा है। तो वह क्या है? वह विस्तृत एक्सटेंडेड फैमिली है। ठीक है, अगर आप ऐसे भी नहीं समझे तो चले जाइए हिंदी सीरियलों में चले जाइए, तो वहां आपको इस परिवार का बड़ा विस्तृत और अच्छा रूप देखने को मिल जाएगा, मगर कुछ अलग अर्थों में किस तरह से कि यहाँ पे बहुत बड़ी हवेली होगी, और किसी फैक्ट्री के जो पुरुष होंगे, किसी फैक्ट्री के जो समाज में जो है वही जो है क्या होता है, जो कला है वह हमें दिखती है, हमारे जो कलाओं में हमारा आसपास का जीवन दिखता है। तो देखिए वहां जीवन का कैसा रूप है। जो पुरुष है वह किसी फैक्ट्री का, किसी कंपनी का मालिक है, मगर वह जाता कभी नहीं है। और जो औरतें हैं वह हमेशा ज्वेलरी में सजी धजी और बहुत सारे एकदम से षड्यंत्रों को जन्म देती रहती हैं घर में बैठे बैठे, और सारे रिश्तों को एकदम से क्या करती हैं, एकदम से तार करती रहती है। मतलब आपको जो है रिश्तों से भरोसा ही उठ जाए कि सारे रिश्ते गंदे, ये मौसी बुआ और ये सब तो रिश्ते एकदम बेलन बना के पेश किए जाते हैं। और अमूमन ऐसा नहीं है, हमारे सारे रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं। और मगर टीआरपी है, और टीआरपी के साथ साथ भारतीय दर्शक हैं जो इसी टाइप की फैमिलीज को मतलब मनोरंजन का अपना एक अलग साधन है। तो मतलब एक लंबा परिवार, एक विस्तृत परिवार जिसमें बहुत सारे जो युवा हैं, स्त्री पुरुष हैं या वृद्ध स्त्री पुरुष हैं, मतलब सब एक साथ रहते हुए परिवार को आगे बढ़ाते हैं। ये क्या है? ये विस्तृत परिवार है। ठीक है, तो ये दो परिवार के ये दो रूप हैं, दो फॉर्म्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा इस बात की करते हैं कि ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी विशेषता है परिवार में जो परिवार युगों युगों से चला आ रहा है। ऐसी कौन सी विशेषता है परिवार में जो परिवार हर समाज में है। भारत में भी परिवार है, अमेरिका में भी परिवार है, रूस में भी परिवार है, यूक्रेन में परिवार, इवन
तालिबान में भी परिवार है, पाकिस्तान में भी। ऐसी कौन सी परंपरा? सभी धर्म अलग हैं, सभी जातियां अलग हैं, सभी के रिवाज अलग हैं, सभी के वस्त्र अलग हैं, मगर परिवार नाम की संस्था सभी के समाज में व्याप्त है। क्यों? तो हम अब इसी पर चर्चा करेंगे कि परिवार सभी समाजों में महत्वपूर्ण क्यों है, या परिवार व्यक्ति के जीवन में क्या भूमिका रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की हमारी क्लास इसी के लिए होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे सर्वव्यापकता, ठीक है। सर्वव्यापकता, परिवार सब जगह है, सब जगह है। रूप अलग हो सकते हैं, मगर परिवार जो है यूनिवर्सल है। परिवार भारत में भी है, सार्वभौम है, भारत में भी है, और अमेरिका में भी है, लंदन में भी है, और उसके विपरीत आप विपरीत चले जाइए, दक्षिण अफ्रीका में भी है, जो बहुत पिछड़ी जातियां हैं, जो बहुत आदिवासी हैं, जो बहुत पिछड़े जनजातियां हैं, जो गुआना की जनजातियां हैं, या जो न्यू पापुआ न्यू गिनी की, मतलब जो भी जनजाति है, उनके यहाँ भी परिवार नाम की संस्था है। स्वरूप अलग हो सकता है, विवाह का स्वरूप अलग हो सकता है, स्त्री पुरुष के प्रजनन का, यौन संबंधों का स्वरूप अलग हो सकता है, संतानों को पालने पोसने का तरीका अलग हो सकता है, मगर परिवार नाम की संस्था वहां भी प्रभावी रूप से मौजूद है। तो ये क्या है? ये जो परिवार है वह सब जगह है। परिवार व्यापक रूप में, सार्वभौम रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ है, विभिन्न रूपों के साथ पूरे विश्व में फैला है। फॉर्म्स अलग हो सकते हैं, मगर परिवार है जो उसकी जो माँ है, पिता है, उन्होंने मिला, उन्होंने जो शादी करी नहीं करी। अब ये एक विवाद का मुद्दा है कि जो जैसे अमेरिका वगैरह में सिंगल पेरेंट फैमिली बोलने लगे, सिंगल पेरेंट्स फैमिली बोलने लगे, या इसको जो है हाउस होल्ड भी बोलते हैं, कि एक सिंगल तलाक हो गया है, डाइवोर्स हो गया है, माँ या पिता मिलके बच्चे को पाल रहे हैं, या सिर्फ माँ बच्चे को, या बस पिता बच्चे को पाल रहे हैं, मगर उनको हाउस होल्ड नहीं कहा जा सकता है। उनको भी क्या कहा जाएगा? उनको भी फैमिली कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि उनको वन सिंगल पेरेंट फैमिली कहा जाएगा, मगर उनको फैमिली हाउस होल्ड का मतलब है कि घरेलू क्रियाकलाप, लेकिन वह परिवार उनको नहीं बोला जाएगा। तो इसमें विद्वानों का कुछ एक मत नहीं है, मगर ये भी जो है परिवार का ही एक अंग माना जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे सीमित आकार, लिमिटेड साइज। बहुत बड़ा परिवार है, दादी है, परदादी हैं। अब उन्हीं दादी की जो बेटी हैं, उन दादी के 4 बच्चे थे, वो भी यहीं पे रह गए, और उनकी नई बहुएं आई, उनके बच्चे हुए, फिर उन बहुओं के बच्चे हुए। अभी दादी जी भी हैं, बाबा जी भी हैं, और बहुत सारी बड़ी फैमिली होती चलेगी, मगर कितनी बड़ी हो जाएगी? किसी समुदाय कितनी बड़ी तो होगी नहीं, किसी संस्था की जगह तो ले, सॉरी संस्था नहीं, समिति, किसी समिति की जगह तो ले नहीं सकती है कि अनलिमिटेड लोग हो जाए। तो परिवार जो है वह कितना भी बड़ा हो जाएगा, मगर उसका सीमित आकार रहेगा। जो सीमित परिवार है उनकी तो बात ही नहीं करनी है, न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड वाइफ बच्चा, उनकी तो हमें बात ही नहीं करनी है। हमें विस्तृत परिवार के अंदर भी लिमिटेड साइज को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, भावनात्मक आधार, इमोशनल बेसिस। कुछ भी हो जाए, परिवार का कुछ भी स्वरूप हो जाए, मगर उसमें इमोशनल भावनाएं जरूर रहेंगी। परिवार एक दूसरे से प्रेम के आधार पे जुड़ा ही रहेगा, प्रेम के आधार पे, संवेगों के, इमोशनल्स के आधार पे परिवार जो है जुड़ा रहेगा। ठीक है, कभी उनमें परिवार कभी टूट भी सकता है, मगर अमूमन जो परिवार के सदस्य हैं वह एक दूसरे के साथ हेल्प के तौर पे या फिर लव के तौर पे एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। हम कहीं भी चले जाएंगे, परिवार से व्यक्ति अलग है, टूटा है, रिश्ते नहीं अच्छे हैं, कुछ भी है, मगर जब उसके अपने परिवार की बात आएगी या समाज में या किसी भी जगह, तो कहेगा ये मेरा परिवार, दिस इज माई फैमिली, और हम अपने परिवार को बहुत महत्व देते हैं। तो ये बात क्या हो गई? ये इमोशनल वाली बात हो गई। ठीक है, कुछ देशों में या कुछ समाजों में अंतर हो सकता है, इमोशनल
के आधार पे भी परिवारों का मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ जैसे बहुत गहरे अर्थों में हम जुड़े रहते हैं अपने परिवार के साथ, माँ बाप या पिता पुत्री, या फिर जैसे सास बहू जैसे रिश्तों में भी मिठास पाई जाती है। और बाहर जैसे पश्चिम के देशों में उतना ही, यूरोप के देशों में उतना ही जो है रिश्ते एकाकी हैं वहाँ। और माँ बाप भी जो है रिश्तों को उतना अहमियत नहीं देते, अपनी लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। ऐसा जो है एक एक धारणा है, एक धारणा और एक मतलब विश्वास भी है कि वहाँ पे जो इमोशनल बेसिस है वह थोड़ा कमज़ोर है। मगर इसके जो है थोड़ा सा फॉर्म्स अलग हो सकता है, लेकिन है, ऐसा है। क्यों है? क्योंकि वहाँ भी परिवार नाम की संस्था मौजूद है। अगर जो गहराई से लोग एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते तो शायद ये संस्था इतनी अच्छे तरीके से अभी बरसों बरस ना चल रही होती। हमें मालूम भी नहीं है कि हमारा मूल परिवार क्या है, मतलब हमारे मेन पूर्वज क्या थे, हम कहाँ से आए हैं। बस वो चलते गए, उनके अपने बच्चे, उनके अपने बच्चे, उनके अपने बच्चों ने अपना परिवार बनाया, उनके अपने और हम आ गए। तो ये क्या बात है? ये है भावनात्मक आधार। रचनात्मक प्रभाव, परिवार अपने सदस्यों को कुछ भी करने की आज़ादी, रचनात्मक प्रभाव जो है वह घर से ही शुरू हो जाता है। परिवार अपने घर के सदस्यों को कुछ अच्छा करने की इजाज़त देता रहता है, या परिवार अपने घर के सदस्यों को जो वो अच्छा करना चाहते हैं या जो रचनात्मक आधार पे सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनकी वह आज़ादी देता है। आज़ादी ही नहीं देता है, उस रचना का, उस फॉर्मेटिव का जन्म भी कहाँ होता है? फॉर्मेटिव जन्म भी जो है घर में ही होता है। घर ही उनका जो है जन्म स्थल होता है। उन रचनात्मक विचारों का जन्म भी घर में होता है। आप बोर्ड देख रहे हैं, मैं पीछे से आपको लेक्चर दे रही हूँ, आप बोर्ड अच्छे से देख लीजिए। मैंने पहले भी आपको बोला है कि संसाधन कम हो सकते हैं, क्योंकि मैं घर से वीडियोज बना रही हूँ तो संसाधन कम हो सकते हैं, मगर आपको लॉजिक में और आपको जो लेक्चर है उसमें कोई कमी नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो आप मुझे बताइएगा। सामान्य निवास, परिवार का एक सामान्य निवास होता है। जो बड़े परिवार हैं वह एक साथ रहते हैं। जो मूल परिवार, जो बड़े परिवार हैं, विस्तृत परिवार हैं, उनसे परिवार टूट रहा है। एक पति पत्नी है, बहुत गुस्सा हो गए, बहुत खाना बनाना पड़ता है, पति शिकायत करती है, बहुत खाना बनाना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, और हम जो है इसमें खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो स्त्रियां जो है वह न्यूक्लियर फैमिली के पक्ष में रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि वहां से उनको थोड़ी सी आज़ादी मिलती है। जो बड़े बूढ़े हैं उनका दबाव कम रहता है और वह जो है अपनी जिंदगी को अपने तरह से जीना चाहती हैं। तो वह जो है अलग हो गई, हट गई, यहाँ से हट गई तो भी वह कहीं जाएंगी, वह नई जगह गई और उन्होंने वहां भी वह परिवार का ही एक, अब वो ये परिवार जो है विस्तृत परिवार ये अलग हो गया, मगर फिर भी वह परिवार का एक हिस्सा है। ये नई बहू जहां गई उसने वहीं पे परिवार बसा लिया। ठीक है, तो इनका एक सामान्य निवास, कॉमन हैबिटेशन जरूर रहेगा। ये जहां भी जाएंगे वहां पे भी इनका एक कॉमन रिलेशन जो है कॉमन निवास स्थान जरूर रहेगा। बिना निवास स्थान के परिवार की जो अवधारणा है वह संभव नहीं है। इवन आप जो घुमंतु जनजातियों को देखते हैं वो भी कहीं रुकते हैं और अपने परिवार के साथ एक निवास स्थान में रुकते हैं और वहां पे खाते पीते कुछ दो महीना, 4 महीना, 6 महीना वहां एक साथ रहते हैं, फिर उठते हैं और एक दूसरा घर बनाते हैं, पर वह घर बनाते ही रहते हैं। ठीक है, यौन संबंध, यौन संबंध मैटिंग रिलेशनशिप। तो यौन संबंध विवाह की पहली शर्त है, क्योंकि यौन संबंध के आधार पे ही स्त्री पुरुष एक युग्म का निर्माण करते हैं, जुड़ते हैं और प्रजनन की क्रिया करते हैं। प्रजनन से जो है परिवार और मजबूत होता है और क्या होता है, नए संतान का जन्म होता है और परिवार जो है वह मजबूत होता चला जाता है। और इसके साथ ही साथ ये कहा जाता है कि यौन संबंधों को नियमित करने के लिए जो कि वह मतलब यौन संबंध हम जानते हैं कि ये संबंध भी समाज में एक अपना व्यक्ति का एक मूलभूत
भावना है, मूलभूत संवेग है, और इसको पूरा करने के लिए जो समाज है वह विवाह नाम की संस्था की व्यवस्था करता है। और विवाह के द्वारा व्यक्ति का वह स्वभाव या वह जो संवेग होता है, जो इमोशन होता है, वह परिवार में ही नियंत्रित हो जाता है। पति पत्नी के रूप में वह अपने उस जो कार्य है उसको करते हैं और उससे जो है प्रजनन करते हैं और परिवार जो है वह आगे बढ़ता है। ठीक है, समाज परिवार आगे बढ़ता है तो समाज आगे बढ़ता है। सामाजिक नियम, सभी समाजों में परिवार के अपने अलग अलग नियम होते हैं। सभी समाजों में परिवार के अलग नियम होते हैं कि व्यक्ति को यहाँ पे शादी करनी है, नहीं करनी है, यहाँ पे आपको ऐसे रहना है, कपड़े पहनने के, खाने के तौर तरीके सभी फैमिलियों के अलग अलग रहते हैं। तो वह क्या करते हैं, सभी समाजों में, सभी देशों में, सभी संस्कृतियों में व्यवहार के अलग नियम होते हैं। सभी परिवारों के व्यवहार के अलग नियम होते हैं। तो वह व्यवहार क्या करते हैं, उन्हीं व्यवहारों से सामाजिक नियम बनते हैं। और सामाजिक नियम परिवार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आधारशिला का काम करते हैं। सामाजिक नियम परिवार की बहुत महत्वपूर्ण सीढ़ी होते हैं। सामाजिक नियमों के आधार पे ही जो परिवार है वह अपने नागरिकों को, अपने जो स्त्री पुरुष हैं उनके जीवन को एक अनुशासन में ढाल पाता है कि आपको एक ही विवाह करना है, आपको दूसरा विवाह नहीं करना है। आपका विवाह हो गया है, आपको उस पर्टिकुलर उसी स्त्री या पुरुष के साथ आपको इमोशनल वाले मतलब जो आपको जैसे सेक्सुअल रिलेशनशिप आपको उसी के साथ रखना है। या फिर हमारे यहाँ विवाह के खान पान के ये नियम है तो हमें इस नियम का पालन करना है। और इसके साथ ही साथ उत्तराधिकार का नियम भी परिवार जो है वह चुनता है। तो हर समाज के अपने नियम होते हैं, हर समाज के अपने नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के बेस पे मतलब परिवार के नियम ही समाज के नियम बनते चले जाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इतना सब बहुत मतलब मैंने जो है बहुत डिटेल में समझाया है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्माण का आधार रक्त व विवाह। निर्माण का आधार रक्त है या विवाह है? दो ही आधार हैं, पहला रक्त और दूसरा विवाह। आधार आप समझते हैं ना कि आपका जैसे एक आधार कार्ड है कि आप जो है इनकी संतान है, यहाँ से आए हैं, यहाँ जा मतलब आपका सारा उसमें वर्णन मिलता है, आपकी एज क्या है। तो यही जो है परिवार का आधार है। परिवार का आधार रक्त है या विवाह। परिवार में दो तरह से नए सदस्यों का भर्ती होता है, एक जन्म के द्वारा और एक विवाह के द्वारा। नए सदस्य आते हैं और विवाह के द्वारा नए सदस्य आते हैं। अब वो विवाह के द्वारा आए हैं, ठीक है, मगर जब एक स्त्री या पुरुष मिले, विवाह के द्वारा मिले, और एक घर में नई बहू आई, विवाह के द्वारा आई और उसने एक संतान को जन्म दिया, एक पुत्र या पुत्री को जन्म दिया, तो वह रक्त संबंध के आधार पर उस परिवार का हिस्सा हो गई। पत्नी विवाह के आधार पर अपने पति से संबंधित है, मगर जो पुत्र या पुत्री ने जन्म लिया वह क्या, वह रक्त के आधार पे अपने पिता से या बाबा से या दादी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये और विवाह के आधार पे ही परिवार बढ़ते भी हैं और विवाह के आधार पे ही परिवार घटते भी हैं। पुत्री के रूप में सबसे ज्यादा देखिए, विवाह के रूप में स्त्रियों का निर्वाचन होता है। सबसे ज्यादा जो है स्त्रियां, जब आप जनसंख्या पढ़ेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा मतलब जनसंख्या का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो दूसरी या आधी आबादी, वह सबसे ज्यादा जो है निर्वासित होती है मतलब कि लगभग सभी लड़कियों की जो है शादी होती है और शादी के द्वारा वह यहाँ से वहाँ से वहाँ जो है चली जाती हैं। तो इस आधार पे जो है आती भी हैं और जाती भी हैं। आने के रूप में, नए परिवार के निर्माण के रूप में, बहू के रूप में जो है, या एक वाइफ के रूप में, जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज में एक वाइफ के रूप में जो गर्ल है वो आती है, जो महिला है वो आती है, और वही
जाने के रूप में, एक बेटी के रूप में वह चली जाती है। तो इस तरह से क्या है, रक्त या विवाह के आधार पे परिवार जो है वह नए बसते रहते हैं, नए बसते रहते हैं। नए व्यक्ति ने शादी करी और नए परिवार को जन्म दिया, तो और नए बच्चे का जन्म हुआ तो फिर परिवार का निर्माण हुआ। तो ये जो है विशेषताएं थी। इन्हीं विशेषताओं के आधार पे परिवार युगों से चलता आ रहा है। युगों से परिवार जो है उसका वजूद खत्म नहीं हुआ। इन्हीं विशेषताओं के आधार पे परिवार समस्त विश्व में अपने अलग रूप में हो सकता है, मगर परिवार पूरे विश्व में है और आगे भी हमेशा परिवार रहेगा। रूप अलग हो सकता है, फॉर्म्स अलग हो सकते हैं, मगर परिवार की व्यापकता कभी भी कम नहीं होगी। परिवार जो है वह अपने भावनात्मक रूप में समाज में हमेशा रहेगा। तो आज हमने परिवार की विशेषताएं पढ़ी, और परिवार जो है वह समाजशास्त्र का बहुत मेन चैप्टर है, और हमारे जीवन का भी बहुत मेन चैप्टर है। हमारा जीवन भी परिवार से ही चलता है। तो फिलहाल जो है आप देखिए परिवार को और समझते रहिए। आगे के चैप्टर में हम फिर परिवार से रिलेटेड ही और चीज़ें क्लियर करते चलेंगे। ठीक, धन्यवाद।